Hello students, welcome to your biology class for today. So in our previous class we were studying about the discovery or the history behind the proof that who gave the proof that the DNA is the genetic material. तो हमने पढ़ा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये बात जो है मैक्लॉइड, मैकार्टी और रेबरी ने प्रूव करके दिखाई. बट हाँ, उनका जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड. तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया दैट गेव एन अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग द जेनेटिक मटेरियल. सो हु गेव दिस अनइक्विवोकल प्रूफ? अगेन उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि ये चीज हम पढ़ने वाले हैं. So who gave an unequivocal proof of DNA being the genetic material? किसने ये प्रूफ दिया बच्चों? किसने ये प्रूफ दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए ही क्या है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. So this experiment was performed by, question आ जाता है, this experiment was performed by Alfred Hershey and Martha Chase. Experiment was performed by Alfred Hershey and Martha Chase. देखो, Alfred Hershey और Martha Chase जो थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. इन्होंने कैसे किया? देखो, look at the experiment now. They worked on a bacteriophage and a bacteria. एक bacteriophage लिया उन्होंने और क्या लिया? एक bacteria लिया. See, this is a bacteriophage. Sorry, this is a bacteria. उन्होंने दो जगह पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. डिफरेंस क्या था दोनों जगह पे वो मैं आपको बता रही हूँ. Like this. So he took a bacteria. He took two bacterias actually. One bacteria was infected with the virus, other one was also infected with the virus. दोनों को वायरस से ही इन्फेक्ट किया. Now डिफरेंस क्या था? डिफरेंस देखो मैं बताती हूँ आपको. अच्छा, इस वाले डीएनए का भी डबल स्ट्रैंडेड, इस वाले बैक्टीरियोफाज का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इस वाले बैक्टीरियोफाज का भी क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कह रहा है हमारे पास तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है. A bacteria has a double-stranded circular DNA. बैक्टीरिया का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है और जो बैक्टीरियोफाजेस हैं उनका डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए. So what did he do? He took a bacteria and also he took a bacteriophage. एक बैक्टीरिया लिया उन्होंने और एक बैक्टीरियोफाज लिया. अब एक बात याद रखना, ये जो बैक्टीरियोफाज उन्होंने लिया है, बैक्टीरियोफाज के अंदर उन्होंने जो डीएनए है उसको रेडियो लेबल किया. क्या रेडियो लेबल किया? डीएनए. डीएनए में फॉस्फेट बॉन्ड होता है, बनाते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने 5 प्राइम कार्बन पे एक फॉस्फोरस लगाया था. That means this is sure that जो डीएनए होता है उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर फॉस्फोरस होता है. तो हम बोलेंगे ये जो बैक्टीरियोफाज है, this is radio labeled with phosphorus. इसको फॉस्फोरस से रेडियो लेबल कर दिया. अच्छा जी. और इस केस में क्या किया? इस केस में डीएनए को रेडियो लेबल नहीं किया है, इस केस में इस प्रोटीन को रेडियो लेबल किया है. सो प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज रेडियो लेबल्ड विद व्हाट? सल्फर. मुझे प्लीज याद रखना, एक बैक्टीरियोफाज में उन्होंने रेडियो लेबल फॉस्फोरस डाल दिया. फॉस्फोरस की वजह से क्या हुआ? डीएनए रेडियो लेबल हो गया. दूसरे बैक्टीरियोफाज में इन्होंने क्या किया? सल्फर डाला रेडियो लेबल द्वारा. रेडियो लेबल सल्फर की वजह से कौन रेडियो लेबल हो गया? प्रोटीन रेडियो लेबल हो गया. तो एक जगह पे डीएनए रेडियो लेबल है, ठीक है, और एक जगह पे डीएनए रेडियो लेबल है. तो मतलब डीएनए इज रेडियो लेबल, दूसरी जगह पे कौन? प्रोटीन इज रेडियो लेबल.
तो अब पता क्या लगाना चाहते हैं, वो ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या डीएनए इसके अंदर जा रहा है या प्रोटीन अंदर जा रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है अभी भी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये एक्सपेरिमेंट ये पता लगवा रहा है कि एक्चुअल में क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगर प्रोटीन जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, दैट मींस प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। अगर डीएनए जाएगा, दैट मींस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये दिख तो रहा नहीं है, देखो डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, बट अगर आप एक्चुअल लाइफ में देखो तो ये चीजें आपको दिख थोड़ी नहीं है। दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो फर्स्ट स्टेप व्हिच वाज परफॉर्म्ड इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है पहला स्टेप। इन्फेक्शन वाले स्टेप में क्या हुआ, allow viral DNA to move inside बैक्टीरिया। वायरस का जो डीएनए है वो कहाँ मूव कर गया है, बैक्टीरिया में मूव कर गया है। ओके, स्टेप नंबर 2 नाउ। स्टेप नंबर 2 देखिए, ये पहला स्टेप इन्फेक्शन था। दूसरा स्टेप जो है वो था ब्लेंडिंग। ब्लेंड किया मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया और वायरस है उस टेस्ट ट्यूब को जोर जोर से हिलाया। हिलाया क्यों, ब्लेंड क्यों किया, ताकि बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कांटेक्ट टूट जाए। तो व्हाई वाज दिस ब्लेंडिंग डन, दिस ब्लेंडिंग वाज डन टू break contact between bacteria and वायरस। ब्लेंडिंग की वजह से बैक्टीरिया और वायरस के बीच का जो कंटैक्ट था वो टूट गया। अच्छा देखिए, बैक्टीरिया का डीएनए, ये भी है बैक्टीरिया का डीएनए, वायरस अलग हो गया, अलग हो गया ना, कंटैक्ट टूट गया ना। यहाँ पे भी जो वायरस है वो अलग हो गया है, कंटैक्ट टूट चुका है। अंदर कौन आया, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए आ गया है, यहाँ पे भी डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए आ गया। बट आपको पता है कि ये वाला डीएनए रेडियोलेबल है, जबकि ये वाला वायरस रेडियोलेबल, प्रोटीन रेडियोलेबल। दिखा, ऐसा हुआ। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो आपने देखे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज लुक, ये रही टेस्ट ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया, जो बैक्टीरिया और वायरस वाली जो मिक्सचर है, जो टेस्ट ट्यूब है, उसको जोर जोर से घुमाया। जोर जोर से घुमाने यानी सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होगा, बैक्टीरिया बीइंग हेवी वो नीचे बैठ जाएंगे और वायरस बीइंग लाइट वो ऊपर आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया, नीचे कौन आ जाता है, नीचे आ जाते हैं बैक्टीरिया, और जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो कौन है, वो है वायरस। अब आप लोग मुझे बताओ, फर्स्ट केस में, इस केस में बैक्टीरिया रेडियोलेबल्ड है या वायरस, बताओ। फर्स्ट केस में हमने फास्फोरस रेडियोलेबल किया था, डीएनए अंदर चला गया, यानी कि रेडियोलेबल चीज बैक्टीरिया के अंदर चली गई है। दैट मींस इस केस में बैक्टीरिया इज रेडियोलेबल्ड, इस केस में बैक्टीरिया इज रेडियोलेबल्ड। अगर हम बात करें इस केस की, यहाँ की बात करें, तो वायरस बाहर रह गया, ये रहा वायरस, वो बाहर रह गया। जबकि बैक्टीरिया का डीएनए तो अंदर आ गया। ये डीएनए कह रहा है मैं तो रेडियोलेबल हूं ही नहीं, इसलिए ये बैक्टीरिया रेडियोलेबल नहीं हुआ। तो ये बैक्टीरिया रेडियोलेबल नहीं हुआ। अब की बार कौन रेडियोलेबल हुआ है, अब की बार ये जो वायरस है, दिस वायरस इज रेडियोलेबल। क्या आपको ये बात समझ आई? वायरस रेडियोलेबल क्यों है? क्योंकि वायरस जो है उसमें प्रोटीन था और प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। फर्स्ट केस में यानी कि इस केस में बैक्टीरिया रेडियोलेबल कैसे हो गया, जबकि यहाँ पे तो हमने वायरस के डीएनए को रेडियोलेबल किया था।
वायरस का डीएनए रेडियो लेबल था, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला गया, इसलिए बैक्टीरिया रेडियो लेबल हो गया. So this was an unequivocal proof of DNA being the genetic material, and this proof was given by Alfred Hershey and Martha Chase. Alfred Hershey और मार्था चेज ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था. इसके 3 स्टेप्स हैं. बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. होता क्या है यहाँ पे? होती वही चीज है, पहले इन्फेक्शन होगी, फिर ब्लेंडिंग होगी और लास्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन होगी. ठीक है जी, हो गया ये. चलो ये चीज हो गई है. दिस इज इट फॉर दिस टॉपिक. अब हम चलते हैं आगे. अब मैं आपको बताती हूँ, प्रूव हो गया ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. अब आगे चलते हैं कहाँ पे? सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए पे. देखो पहले तो सेंट्रल डोग्मा देख लो भाई. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा, डीएनए जो है, डीएनए से बनता है कौन? एमआरएनए. एमआरएनए जो है उससे बनता है कौन? प्रोटीन. ये बात याद रखना, डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए. ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है. अच्छा जी, व्हाट डू वी कॉल इट एज? डीएनए से आरएनए बनना कहलाता. और एक और चीज देखो, डीएनए से डीएनए भी तो बनता है. डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है. ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन. फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए से जो प्रोटीन है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. समझे? डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन. ये जो है, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा. नाउ वायरसेस में एक और प्रोसेस भी देखा जाता है. इस प्रोसेस में एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है? इस प्रोसेस में एमआरएनए इज अगेन कन्वर्टेड इनटू डीएनए. जो एमआरएनए बन गया वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए में. एमआरएनए से दोबारा डीएनए बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए से डीएनए उल्टा प्रोसेस हो रहा है. दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. एंजाइम जो यूज होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड आल्सो नोन एज टेमिनिज्म. क्या बोला इसको? इसको टेमिनिज्म भी कहा गया. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज आल्सो नोन एज टेमिनिज्म. व्हाई इज इट नोन एज टेमिनिज्म? As it was discovered by, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? It was discovered by 2 scientists named Temin and Baltimore. टेमिन और बाल्टिमोर नाम के 2 आदमी थे जिन्होंने टेमिनिज्म की डिस्कवरी की. टेमिनिज्म is also known as reverse transcription. And what is this reverse transcription? Conversion of mRNA into DNA. तो mRNA से DNA कहाँ बन रहा है? कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल mRNA है. जब वो किसी डीएनए वाले ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं तो उसको mRNA को दोबारा क्या बनाना पड़ता है? डीएनए बनाना पड़ता है. प्रोसेस नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टेमिनिज्म. ये आपको समझ आया? This is central dogma of molecular biology, DNA to DNA, DNA to RNA and RNA to protein. Now, सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेप्लिकेशन से. The first process which we are going to start is replication. क्या होता है replication? What is replication? Replication होता है formation of a DNA from a DNA.
डीएनए से डीएनए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए बाय यूजिंग कौन सा एंजाइम, एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज। फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनना डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके क्या कहलाता है, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। ये बात समझ में आई आपको? अब फ्रांसिस क्रिक जो है, फ्रांसिस क्रिक ने ये चीज कही, फ्रांसिस क्रिक ने कहा था कि जो रेप्लिकेशन है, Francis Crick said that replication is semi-conservative. Crick said that replication is semi-conservative. इस semi-conservative का क्या मतलब है? देखो जी, let's say ये एक DNA है, ठीक है? This is a DNA. क्या होगा सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये पहले खुद को अलग करेंगे। तो दोनों स्ट्रैंड्स ने खुद को अलग किया, फिर बनेंगे नए स्ट्रैंड्स। तो ये जो नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, देखो ऐसे बने। क्या मतलब येलो कलर के बने? नहीं, वो मैं आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रही हूँ कि वो अलग बनते हैं। तो अगर आप इस एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं तो आपको पता चलता है। बट अगर आप इस एक डॉटर डीएनए को देखो तो इसके पास एक स्ट्रैंड व्हाइट है अपने पेरेंट के जैसा पुराना वाला, और एक न्यू है। मतलब पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल जो स्ट्रैंड है वो कंजर्व रह रहा है। बट क्या दोनों स्ट्रैंड्स कंजर्व रह रहे हैं? नो, वन स्ट्रैंड इज ऑफ पेरेंट एंड द अदर स्ट्रैंड इज न्यू। दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। एक स्ट्रैंड पेरेंट का और एक स्ट्रैंड नया, सेमी कंजर्वेटिव नेचर की, आधा जो है वो कंजर्व रहा। उसने ये कहा कि रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, बट इसका प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ रेप्लिकेशन बीइंग सेमी कंजर्वेटिव ऑफ इन नेचर? क्या प्रूफ है इस चीज का? देखो जी, प्रूफ दिखाती हूं आपको मैं। प्रूफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, proof of DNA replication being semi-conservative was given by, किसने ये प्रूफ दिया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव? तो इस चीज का जो प्रूफ था, इट वाज गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्थॉल। मेसेल्सन और स्थॉल ने ये चीज प्रूव करके बताई कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। दिया किसने था? क्रिक ने। क्या किया इन्होंने? दे टुक एन इकोलाई, उन्होंने इकोलाई का डीएनए लिया, ये रहा इकोलाई का डीएनए। अच्छा जी, अब नाइट्रोजन जनरली जो होती है, नाइट्रोजन जो है उसके कौन से आइसोटोप्स हैं? 14 और 15 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स आपको पता है सबको क्या होता है। तो इनके जो आइसोटोप्स हैं किसके? नाइट्रोजन के, वो नेचुरली नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से वाले हैं? वो 14 वाले, N14 N14 वाले। इन्होंने काफी टाइम तक इस इकोलाई को ग्रो किया इनटू N15। इन्होंने काफी टाइम तक इस इकोलाई को N15 वाले में ग्रो किया। कब तक? तब तक N15 में ग्रो किया जब तक सारा का सारे डीएनए क्या नहीं बन जाते, सारे के सारे डीएनए N15 नहीं बन जाते। ठीक है, फिर इन्होंने लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कौन सा वाला? 14 वाला है। फिर से इन्होंने NH4Cl लिया जो था वो 14 वाला लिया, और वो देखा इसका रेप्लिकेशन। अच्छा जी, जो 15 वाले थे पहले वो सेपरेट होंगे, ये लोग सेपरेट हो गए सेपरेट। न्यू कौन से बनेंगे? न्यू बनेंगे 14 वाले, न्यू तो 14 वाले बनेंगे, ये लोग।
ये देखो, जब इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करी उसने, कौन सी वाली सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है उसने, सीशियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन। एक टेस्ट ट्यूब में इसका क्या किया उसने, इसका सीशियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सीशियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन जब इसका किया उन्होंने, तो अगर 14 होता तो बच्चों यहाँ आ जाता, अगर 15 होता तो बच्चों यहाँ आ जाता, ठीक है। तो 15 वाला यहाँ आ गया, देखो अगेन उसने फिर से किया, नए स्ट्रैंड्स जो बने उनका, अगेन अगर 15 होता तो ये जगह पे आता, अगर 14 होता तो ये जगह पे आता, तो वो कहाँ आया, वो कहीं नहीं आया इन दोनों में से, क्योंकि एक स्ट्रैंड 15 था, एक 14, एक 15 था, एक 14, स्ट्रैंड कहीं दोनों के बीच में आया। प्लीज रिमेम्बर, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इन दोनों के बीच में कहीं स्ट्रैंड्स दिखे हैं उनको टेस्ट ट्यूब में, तो इससे पता चला कि स्ट्रैंड ना ही 14 वाला ना ही 15 वाला, इट इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा पुराना आधा नया। दिस वाज डन फॉर 20 मिनट्स, क्योंकि इकोलाई जो है, इकोलाई पे कर रहे हैं ना ये हम, इकोलाई 20 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन कर दी। कहीं पे 18 मिनट्स लिखा होता है, कहीं पे 20 मिनट्स लिखा होता है, बट एनसीईआरटी में अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो वहां पे उन्होंने इस चीज में 20 मिनट्स ही लिखा। इस चीज को समझना, सबसे पहले उन्होंने एक इकोलाई ली, इकोलाई नेचर में जो है N14 के साथ ही एग्जिस्ट कर रही है, उन्होंने उसको तब तक N15 मीडिया में ग्रो करवाया जब तक सारे के सारे डीएनए जो है वो N15 ना हो जाए। फिर उसने N15 वाला जो है उसको दोबारा से अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन में ग्रो करना शुरू किया। अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था इट वाज ऑफ 14, 20 मिनट के लिए उसने ग्रो किया। ग्रीन वाले यानी कि 15 वाले सेपरेट हुए और जो नए बने वो ऑब्वियसली 14 वाले बनेंगे, तो ये न्यू वाले लग गए। तो इसमें एक 15 एक 14, एक 15 एक 14, तो इसको जब फिर से सेंट्रीफ्यूज किया तो ना ही स्ट्रैंड्स 14 पे आए ना ही स्ट्रैंड्स 15 पे आए, दे वर लाइंग समवेयर इन बिटवीन 14 एंड 15, यानी कि एक 15 का और एक 14 का स्ट्रैंड आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इस तरह से फिर से 20 मिनट के लिए, एनसीईआरटी यहाँ पे 40 मिनट लिखती है, वो यहाँ पे 40 मिनट्स लिखती है, क्योंकि वो कहना चाहती है कि 20 प्लस 20 तो टोटल टाइम 40 हो गया। ये बात याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। वैसे उसने दोबारा से इसको 20 मिनट के लिए ग्रो किया, पर टोटल तो 40 हो गया ना, तो इसको उसने दोबारा से NH4Cl14 में ग्रो किया, 2 वाइट स्ट्रैंड है ना और 2 ग्रीन स्ट्रैंड, देखो ठीक है। तो नए स्ट्रैंड कौन से पहले बनेंगे, 14 वाले। तो बच्चा ये वाइट जो है दिस इज 14, दिस वाइट इज आल्सो 14, दिस वन इज 15, दिस वन इज आल्सो 15, बट न्यू तो सारे 14 वाले बनेंगे ना, यानी कि वाइट वाले बनेंगे। तो न्यू जो सारे हैं वो बन गए वाइट वाले, देखो। तो पहले जब शुरू किया था सेंट्रीफ्यूगेशन की, जब शुरू करने पे तो एक 14 था, सॉरी 15 था, फिर it was lying between 14 and 15. Now it two strands were 14 and two were 14 and 15. तो देखो पहले सबसे नीचे था, फिर थोड़ी ऊपर आया, फिर सबसे ऊपर भी आ गया, proving that DNA replication is semi-conservative in nature. और किसने प्रूव किया ये, मेसेल्सन और स्थॉल नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज जो है वो प्रूव करके दिखाई कि ये सेमी कंजर्वेटिव। देखो जी, यहां से शुरू किया था, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, 3 स्टेप है। सबसे पहला ब्लेंड इन्फेक्शन, देन वी हैव ब्लेंडिंग, देन वी हैव सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो रेडियो लेबल फास्फोरस और रेडियो लेबल सल्फर डाली, फास्फोरस ने डीएनए को रेडियो लेबल किया, डीएनए अंदर चल गया तो बैक्टीरिया रेडियो लेबल हो गया। फास्फोरस ने सल्फर ने प्रोटीन को रेडियो लेबल किया, प्रोटीन तो डीएनए के बैक्टीरिया के अंदर जाता ही नहीं है, अब प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा रहा तो बैक्टीरिया रेडियो लेबल नहीं हुआ। इससे पता चल गया कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। देन सेंट्रोडोग्मा, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से दोबारा डीएनए भी बनता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रोसेस नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन व्हिच इज occurring in certain viruses. Then रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से उसके जैसा ही एक और डीएनए बन जाना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेजेस।
फ्रांसिस क्रिक ने कहा था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव है, बट वो प्रूव नहीं कर पाया था, उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दी थी। प्रूव इसको किसने किया? दिस प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग सेमी कॉन्जर्वेटिव वाज गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल। उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स का यूज करके ई कोलाई को ग्रो करवा के इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके दिखाया था। सीशियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन ग्रेडियंट का यूज किया था इन लोगों ने। ठीक है जी, अगली क्लास में क्या करेंगे हम? अगली क्लास में, अच्छा ये तो आपने कर ही लिया मेसेल्सन एंड स्टॉल, ये तो ई कोलाई में किया ना, प्रोकैरियोट्स में किया। अब आप याद रखेंगे कि यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स कौन सा था? यूकैरियोट्स इन्होंने ली थी एक बीन्स, फैबा बीन्स नाम की बीन्स ली थी, और इन फैबा बीन्स में जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर था, इट वाज प्रूव्ड बाय टेलर। टेलर जो था, ही प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। किसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए किया? इन यूकैरियोट्स। तो ये टेलर को भी आपने याद रखना है। सो बच्चा, दिस इज इट फॉर द डे। कल की क्लास में, अगली क्लास में हम रेप्लिकेशन कैसे होती है वो पढ़ेंगे। आप लोग डीपीपी जरूर सॉल्व करें, और जब मैं आपको पढ़ाती हूँ नोट्स बना के एनसीईआरटीज जरूर रीड करें। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। स्टडी हार्ड।